अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। यकीनन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे फ़िज़िक्स क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास एक मीटर रॉड है, नीचे वुडन एज लगा हुआ है। अब मीटर रॉड के ऊपर हम एक साइड पे एक वेट रखेंगे तो ये थोड़ी अनबैलेंस होगी। तो यहाँ से जो वेट रखा है इसको हमने W1 से शो कर दिया है। अब यहाँ से इस वेट से वुडन एज तक का फासला होगा L1, यानी मोमेंट आर्म जो है वो होगा L1, यानी लाइन ऑफ एक्शन से ये यहाँ तक जो फासला है इस चीज़ को हम मोमेंट आर्म कहते हैं, पीछे हमने पढ़ा था। तो ये होगा L1। फिर हम क्या करेंगे, अब ये अनबैलेंस हो गया, अब हमने इसको बैलेंस करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम दूसरा वेट रखेंगे यानी W2। जब W2 रखेंगे तो मतलब यहाँ ये प्रॉपर बैलेंस होगा नहीं। जब W2 रखेंगे ना तो ये थोड़ा इस तरह हो जाएगा, यानी प्रॉपर बैलेंस होगा नहीं, ये इस तरह। तो W2 जब हम वेट यहाँ पे रखेंगे तो W2 का सेंटर, वुडन एज के सेंटर से W2 तक जो फासला है ये होगा L2। अभी यानी बैलेंस नहीं हुआ तो मज़ीद हम तीसरा वेट रखेंगे, वो होगा W3। अब W3 का सेंटर तक जो फासला होगा वो होगा L3। अब जो है हमारी जो बैलेंस्ड हो गई है, दोनों बॉडीज़ अब बैलेंस हो गई हैं, दोनों साइड से जो टॉर्क है हमारी बैलेंस हो गई है। अच्छा, यहाँ पे अब देखें हमारे पास इक्वेशंस हैं W1 मल्टीप्लाई बाय L1, तो ये किसके इक्वल है, ये W2 मल्टीप्लाई बाय L2 प्लस W3 मल्टीप्लाई बाय L3 के इक्वल है। तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है व्हेन अ बॉडी इन अ बैलेंस पोजीशन, क्योंकि अब ये बैलेंस पोजीशन में आ गई है। सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, दोनों बराबर होंगी। जैसे रस्सा कशी नहीं होते, एक साइड पे इधर खींचते हैं उधर खींचते हैं, चाहे दोनों तरफ से जितनी मर्जी फोर्स लग रही हो वो बराबर ही रहती है, ठीक है। अच्छा, when a body in a balanced position, a sum of clockwise movement about any point equal to sum of anti-clockwise movement about that point, यानी सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर होगी सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। ये इतना आसान सा टॉपिक है, इसको बस एक बार समझ लें कि पहले हमारे पास मीटर रॉड थी, फिर हमने वेट रखा वो W1, फिर उसका और सेंटर तक जो फासला था उसको हमने L1 से किया, फिर हमारा जो है इसको मज़ीद बैलेंस, क्योंकि सही बैलेंस नहीं तो ये अनबैलेंस हो गई थी, इसको बैलेंस करने के लिए हम दूसरा वेट रखा। उस W2 का जो है वुडन एज तक फासला L2 था, मोमेंट आर्म उसका L2 था, लेकिन फिर अब बैलेंस सही प्रॉपर नहीं हुआ था अभी। फिर हमने तीसरा जब रखा तो वो बैलेंस हो गया। तो उस तीसरे W3 का वुडन एज तक जो फासला था वो L3 था। फिर जब ये दोनों बैलेंस हो गई थी, बॉडी बैलेंस हो गई थी, दोनों साइड्स बैलेंस हो गई थी, दोनों साइड्स की टॉर्क इक्वल थी, सेम थी, तो हमने ये इक्वेशन रखी W1 मल्टीप्लाई बाई N1 इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई बाई L2 प्लस W3 मल्टीप्लाई बाई L3। फिर हमने स्टेटमेंट में कहा कि किसी भी पॉइंट पे अगर कोई बॉडी पोजीशन में है, बैलेंस पोजीशन में है, तो उसकी जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है उस पॉइंट पे, एनी पॉइंट पे, वो इक्वल होगी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। यानी कोई भी अगर बॉडी बैलेंस है तो चाहे आप जितना मर्जी रोटेट कर लो, ठीक है, वो रोटेट नहीं होगी, वो बैलेंस ही रहेंगी दोनों, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, दोनों का सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, किसी भी पॉइंट पे ये बैलेंस्ड होंगी, इक्वल होंगी जब बॉडी बैलेंस हो गई। यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर सारा का सारा बॉडी का वेट जो होता है वो रुका हुआ होता है, खड़ा हुआ होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज़ होती है, इज़ अ पॉइंट वेयर टोटल वेट ऑफ बॉडी अपेयर टू द एक्टिंग, उसके ऊपर एक्ट कर रहा होता है। आपने सिंध वाली साइड पर औरतें भी देखी होंगी, सर के ऊपर इतने सारे घड़े रखे होते हैं, या सर्कस में देखा होगा, ठीक है, वो एक पॉइंट पे इतने सारे रखा होता है चीज़। तो इस चीज़ को हम उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ द पॉइंट वेयर टोटल वेट ऑफ बॉडी अपेयर टू द एक्टिंग। यहाँ पे एक इरेगुलर बॉडी है, अब इसके अंदर जो है काफ़ी सारे पार्टिकल्स है और हर पार्टिकल का मास देखना है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखनी है। अब इनके मासेस जो हैं ये इनके जो है ये नीचे जा रहे हैं इस तरह, वेट जो है, जो फोर्स है, ग्रेविटी है इनकी, ये सब की ये नीचे है। हमने वो पॉइंट देखना है, वो सेंटर देखना है। तो हमें पता है कि W जो है वो mg के इक्वल होता है। इतने सारे मास इसको कैलकुलेट करना आसान नहीं है, तो हम इसके लिए सिग्मा यूज़ करेंगे, सिग्मा m। तो m जो है वो टोटल मास है, उसका सम है, ठीक है, जितने भी ये पार्टिकल्स हैं।
तो रिजल्टेंट वेट पॉइंट जो है वो किसके इक्वल होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इक्वल होता है, यानी जितना भी मास है इन सब पार्टिकल्स का वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर होगा। रिजल्टेंट वेट पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इक्वल होगा। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट है स्क्वायर रेक्टेंगुलर, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा। अब एक देखें, ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगुलर है, इसको हम दोनों को इस तरह एक लाइन डालें तो इस चीज़ को हम कहते हैं एक्सिस। फिर इसका दूसरा एक्सिस इस तरह हम करेंगे, दूसरा मैंने दिखा दिया। तो ये जो डायगोनल है, डायगोनल पॉइंट्स हैं, इनका जो सेंटर है इंटरसेक्शन वाला, जब दूसरे एक दूसरे को काट रहे हैं पॉइंट, ये जो सेंटर है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये जो दो एक्सिस एक दूसरे को काट रहे हैं इंटरसेक्शन है, ये रेक्टेंगुलर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अच्छा, राउंड प्लेट है, उसका दरमियान वाला जो होगा वो सेंटर होगा। स्क्वायर का भी सेम सेंटर दरमियान वाला पॉइंट होगा। सिलेंडर जो है, अब उसका कैसे करेंगे, तो उसके इसका एक एक्सिस इस तरह करेंगे तो वो जो सेंटर वाला पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ एक्सिस जो होगा वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। मीटर रूल का भी सेम जो दरमियान वाला होगा वो सेंटर ऑफ जो है वो ग्रेविटी होगा। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेन लैमिना क्या होता है, यानी इरेगुलर शेप को हमने फाइंड आउट करना है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने हमारे पास हम क्या करेंगे, यहाँ पे सुराख लगाएंगे, इसको पॉइंट ए कर देंगे, यहाँ पे प्लम लाइन से इसको इस तरह अटैच करेंगे। प्लम लाइन क्या होती है, एक थ्रेड होता है, धागा होता है जिससे मेटालिक बॉब अटैच होती है। तो इस प्लम लाइन को हम इधर ले आएंगे, इस इधर सुराख कर लेंगे, इस सुराख को पॉइंट को हम ए का नाम देंगे और यहाँ से लटकाएंगे तो ये इस तरह ये एक सीधा एक्सिस बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको मज़ीद इस तरह रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद अब ये जो लाइन एक्सिस बनेगा ये इस तरह बनेगा। फिर हम दूसरे लेंगे, दूसरा पॉइंट सुराख करेंगे, वो बी वाला होगा। फिर इसकी जो है वो इस तरह लटकाएंगे इस तरह। तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है इनका दरमियान वाला, जहाँ पे ये दोनों एक्सिस ए और बी एक दूसरे को काट रही हैं, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या बोला मैंने, ये बोला है कि पहले हम क्या करेंगे, एक जो है ये सुराख लगाएंगे, सुराख करेंगे, इसका ए पॉइंट करेंगे, फिर सपोज करेंगे, फिर यहाँ पे मेटालिक बॉब अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे पहले इस तरह, फिर इसको रोटेट कर देंगे इस तरह, फिर हम एक और बी पॉइंट इधर करेंगे, फिर उधर जो मेटालिक बॉब है, प्लम लाइन है, वो यहाँ पे अटैच इस तरह करेंगे ऊपर से, तो ये इस तरह इस सिमत आएगी। ठीक है, तो ये जो दरमियान में एक दूसरे को काट रही हैं, रोटेशन के बाद ये वाली लाइन आई और इसके ऊपर बी वाली ये, तो ये जो पॉइंट होगा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज दैट पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहाँ पे पूरा का पूरा मास बॉडी का एज्यूम है, अच्छा कंसनट्रेटेड है। फॉर एग्जांपल आपने वो इस तरह कोई मास लटका हुआ है देयर सेंटर, जहाँ पे फील हो रहा है मास उस बॉडी का, वो असल में उसका सेंटर ऑफ मास है। पहले हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा था, अब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं, यानी वज़न जहाँ पे फील हो रहा है वो उस चीज़ का, वो हम कहेंगे उसका सेंटर ऑफ मास है। जहाँ पे वो कंसनट्रेटेड, जहाँ पे वो हैवी है, जहाँ पे वो गाढ़ा है, जहाँ पे वो हैवी फील हो रहा है, वो सेंटर ऑफ मास है। इसको एक बार बुक से देख लीजिएगा, बहुत आसान है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो जो थे ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, और ये जो है सेंटर ऑफ मास ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई बात समझना ज़रूर पूछिएगा, इसको एक बार बुक से पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।